यही है। नहीं अरे क्यों बाद में लड़ाई झगड़े पे आ जाओ। अरे काटिया क्या हुआ? क्या हुआ? वो उधर वो बहुत सारे मसाल। मशाल? हाँ, लगता है प्रभात भाऊ गांव में आ गए काका। गोविंद से बाबा, गोविंद से बाबा। चल दाखव तो तुला, काय झालं भाऊ? दाखव तो तुला, काय झालं? दाखव तो तुला. गोविंद से बाबा। गोविंद से बाबा। मेरा बात सुनो भाऊ, मेरा बात सुनो. चल मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो भाऊ. गोविंद से बाबा। मावशी, मावशी दरवाजा उघडा, मला मदत करा. त्यांना वाचवायचं. मावशी, मावशी. पुलिस के पास जाना है तेरे को? हाँ? पुलिस के पास जाना है तेरे को? ए, क्या रे? माझ्यावर चला, त्यांना वाचवायचं. चला ना. भाऊ भाऊ को झूठ बोलाएगा भाऊ, मेरा बात सुनो ना भाऊ. इस दिल दहला देने वाली घटना से 2 महीने पहले इस गांव में एक और अमानवीय अपराध हुआ था। एक युवक की हत्या करके उसके शव को पेड़ से टांग दिया गया था और 2 महीने बाद उसके पिता के हाथ पैर सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे का शव चील और बाजों की खुराक बनने की बजाय 5 तत्वों में विलीन हो जाए। ये गांव रिमोट एरिया में था। यहाँ से पुलिस स्टेशन भी लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए ना तो पुलिस को इन घटनाओं की कोई जानकारी थी और ना ही गांव के लोगों में प्रभात मोर्चा के खिलाफ आवाज उठाने का साहस। आखिर कौन था प्रभात और क्यों बना था प्रभात मोर्चा जिसका आतंक सहने पर मासूम गांव वाले मजबूर थे? घबरो ना, पानी लेके आ. हे भगवान, इतनी चोट. हाँ, कैसे लगी? हाँ, कहीं वो प्रभात मोर्चा ने? प्रभात मोर्चा सब तुम्हारे उस लाड प्यार और ममता के चक्कर में हो गया. 8 महीने से अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी और आप हो कि मुझे ही कोसते रहते हो. तो क्या करूं? हाँ? क्या नाम है तुम्हारे काका और काकी का? सचिन मनमाड़ी आणि इंदू मनमाड़ी और उनका बेटा माधव मनमाड़ी साहब। बेटा भी लापता है? हो साहेब. लेकिन अभी तो बोला कि बेटा मुंबई में काम करता है. खरे साहेब तुमचा, लेकिन सुना है कि माधव कल गाँव आया था. सुना है मतलब? सर हुआ यूँ कि हम दोनों काका से मिलने घर गए थे, तब वहां जाके देखा तो प्रभात मोर्चा लिखा है दीवार पे और काका काकी दोनों अंदर नहीं थे साहब. मतलब ये प्रभात कोई गांव का गुंडा है जिसने तुम्हारे काका और काकी को? लेकिन साहब उसके जात वाले उसको गुंडा नहीं समझते, मसीहा समझते. जब से गोविंद ने... गोविंद, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा. साहब मैं आपको प्रभात मोर्चा के बारे में सब बता देता हूँ साहब, तब आपको समझ में आएगा. क्योंकि साहब मेरे काका काकी और माधव इनके लापता होने के पीछे भी ये प्रभात मोर्चा है साहब. ये प्रभात मोर्चा जो है 8 महीने पहले बना, जब गोविंद और प्रभात की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई. वो कैसे? गोविंद हमारी जात वाला है और प्रभात दूसरी जात वाला, लेकिन दोनों पढ़ते एक ही कॉलेज में थे. कैसा है?
बैठ जा। और गोविंद और प्रभात पक्के दोस्त थे साहब, लेकिन दुश्मनी की वजह बनी कविता। कविता? ये कविता कौन है? भानु देशपांडे की बेटी साहब, प्रभात की जाति वाली थी, लेकिन गोविंद से प्यार करती थी। लेकिन साहब पूरा गांव गोविंद और कविता के रिश्ते के खिलाफ था, और प्रभात भी जात पात को लेकर बड़े कट्टर विचार वाला था। और जिस दिन गोविंद कविता को भगा के शादी करने वाला था, उस दिन प्रभात ने ना सिर्फ गोविंद की दोस्ती का, गोविंद कविता अगर भाग गया तो फिर से वापस आया साहब, अपने खौफ का साया छोड़ने के लिए। धीरे धीरे प्रभात का प्रभात मोर्चा बना। और साहब ये प्रभात मोर्चा वाले जो लोग हैं ना, वो हमारे जात वालों से गोविंद की जरूरत का बदला लेते हैं साहब। और सर, जब भी कोई ऐसा कांड हमारे लोगों के साथ होता है, तब ये प्रभात मोर्चा वाले लोग पीड़ित के घर के बाहर प्रभात मोर्चा ऐसा लिखते हैं, जैसे कि काका काकी के घर के बाहर भी लिखा है साहब। तेरे काका के आस पड़ोस वालों ने कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ क्या हुआ? साहब किसी ने कुछ देखा भी होगा ना, तो भी प्रभात मोर्चा के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा नहीं साहब। सुना है कि कल रात माधव बस अड्डे पे उतरा तो सूरज पाटिल और उसके आदमी ने बहुत पीटा उसको। ये सूरज कौन है? जमींदार दिगांत पाटिल का इकलौता बेटा है साहब। दरअसल मेरे काका उन्हीं के यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं। दिगांत पाटिल और सूरज पाटिल का प्रभात मोर्चे से क्या कनेक्शन? साहब प्रभात उन्हीं की जात वाला है ना, और जब से ये प्रभात मोर्चा बना है, तब से दिगांत और सूरज पाटिल ही क्या, उनकी हर एक जात वाला हमारे जात वालों को आग दिखाता है साहब। हट जाए। आसपास में पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो सर। आस पड़ोस में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। साहू, सचिन दिगंत पाटिल के यहाँ काम करता था। सचिन के बेटे की सूरज के साथ मारपीट की बात भी सामने आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन की किसी गलती की वजह से या किसी और वजह से दिगंत पाटिल ने प्रभात मोर्चा के नाम से उसके मुलाजिम के परिवार को सबक सिखाया हो? चलो। दिगंत पाटिल तुम्हीच का? तो बोला। और ये आपका बेटा सूरज? जी। काय काम काढलं? नहीं, आज ये सरकारी मुलाजिम हमारे घर में। आपका मुलाजिम सचिन अपने बीवी बच्चों समेत गायब है, पता होगा ना आपको? तो मैं भी हैरान हूँ, ये 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा था ना। हाँ। अपने बेटे से पूछा आपने? सुना है सूरज ने सचिन के बेटे की कल बहुत पिटाई की। उसको गांव में आना मना है। आता तो काय है, वो तो पंचायत का फैसला है ना। पंचायत भी तो आप ही लोग चलाते हैं। वैसे मैंने सुना है कि इस गांव पे वर्चस्व प्रभात मोर्चा का है। हाँ, प्रभात और प्रभात मोर्चा इस गांव की ढाल है, रक्षक है हमारे। किससे रक्षा करते हैं? उन गरीब बेसारों से जो 2 वक्त की रोटी के लिए आप जैसों के मोहताज है। इंस्पेक्टर, ये आधी अधूरी जानकारी लेके आप पूरी बात बताइए ना, मैं पूरी बात सुनूंगा। हाँ तो सुन लीजिए और समझ भी लीजिए। प्रभात और प्रभात मोर्चा अगर नहीं होते तो ये गोविंद जैसे न जाने कितने हमारे बहू बेटियों का जीना मुश्किल करते थे। हाँ, क्यों तिकडे बहू है इस घर की, देखो शर्म और लाज से कैसे ढकी हुई है। क्यों? खानदानी है। अगर दूसरे किसी भी जात का कोई भी इसको बुरी नजर से देखेगा तो उसको सबक सिखाना कर्तव्य है हमारा। क्या है? कर्तव्य है कि नहीं? और जिस माधव की पैरवी करने आप आए हो ना, उसी ने गोविंद को बढ़ावा दिया कि हमारी जात वाली लड़की को भगा के ले जाए। तो जहां से आया ना वही भेज दिया उसको। कहाँ भेज दिया? अरे दाव देना, नरक में गया होगा, वही जगह उसके लिए ठीक है। ये गांव तो नरक बनने से बच गया ना। तो आप और आपके प्रभात मोर्चा का मिशन गांव को स्वर्ग बनाना है। जरा बताएंगे आपके इस प्रभात मोर्चे का कर्ता कहाँ मिलेगा? वो मसीहा है हमारा, मसीहा। उसका पता तो फरिश्ता भी नहीं बता सकता। आपके इस मसीहा की पड़ताल में अब हम लग गए। देखिएगा कहीं आप भी लपेटे में ना आ जाएं। सचिन, माधव और इंदू की गुमशुदगी की वजह जानने के लिए हमें प्रभात और प्रभात मोर्चे को जानना होगा। पता करो ये गोविंद कहाँ रहता था, और ये प्रभात मोर्चे से जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं, और ये प्रभात कहाँ रहता था। मासूम गांव वालों के लिए प्रभात किसी भूत से कम नहीं था, जो गांव में अपने मोर्चे के साथ आकर तबाही और अत्याचार का मंजर खड़ा करता था। लेकिन गांव में कोई भी ये पता होने का दावा नहीं करता था कि प्रभात अब कहां रह रहा था।
और ना ही ये बात पूरी तरह से स्पष्ट थी कि उसने वाकई में अपने दोस्त गोविंद की हत्या की थी। और उस हत्या के बाद कविता अब कहां थी, इसका भी कोई पुख्ता स्पष्टीकरण नहीं था। और ये सवाल भी बना हुआ था कि प्रभात का साथ देने वाले प्रभात मोर्चा के लोग कौन कौन थे। क्या इन किस्सों में कुछ सच्चाई थी, या फिर प्रभात और उससे जुड़ी सारी घटनाएं सिर्फ एक अफवाह थी। आप हमें कुछ मत पूछे सर, मी तुमच्या पाया पडते। हे बघा काकी, घाबरू नका। साहब, यहाँ के लोग भगवान से भी नहीं डरते। अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेरे बेटे की तरह मेरे पति को लाश बनाकर पेट पेट लटका देंगे साहब। आपके पति है कहाँ? मैं तुमसे पाया पड़ते साहब, आप कुछ मत पूछिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब, कहीं विचार न कहा। हाँ साहब। ओ इंस्पेक्टर साहब, ये लाश जहाँ थी ना वहीं पे रहने दीजिए। प्रभात मोर्चा को अगर पता चल गया ना तो एक गोविंद के जात वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल तो तेरे प्रभात और उसके मोर्चे के आतंकियों का हम करेंगे। 8 महीने से ये बॉडी यहाँ लटक रही थी, किसी ने पुलिस को सूचित नहीं किया। प्रभात भाव के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पे। अब अगर किसी ने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया ना तो बचेगा नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और कोई रास्ते में आए तो उसको अरेस्ट करो। सर। चला रे। आप लोग हिम्मत रखिए। हमें हिम्मत हार लो साहब, हमें हिम्मत हार लो। हमारी हिम्मत उसी दिन जवाब दे गई जिस दिन हमारी बेटी की लाश पेड़ पर टांग दी गई। इन्होंने 6 महीने पहले आपके यहाँ आकर बताने की कोशिश की थी सर। देखिए इनके हाथ पैर काट दिए सर, हाथ पैर काट दिए। देखिए हमें सब कुछ खुल के बताइए, डरिए मत। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपकी वजह से हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिली। बस और कुछ मत पूछिए सर, नहीं तो कजरी के हाथ पाँव में। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं साहब, तुमसे हाथ जोड़ते साहब, इसके आगे कुछ मत पूछिए साहब, इसके आगे कुछ मत पूछिए साहब, हमें कुछ मत पूछिए। कहने का विचार हमारा पिछले 8 महीनों से प्रभात मोर्चा के लोगों ने इस गांव में आतंक फैला है। सुनने में आया है कि इस गिरोह के लोग रात को अपने मुंह पे सफेद कपड़ा और चश्मा लगा के अपनी वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन गोविंद की हत्या के अलावा और किसी की हत्या की बात सामने नहीं आई। ना ही इंदु, माधव और सचिन की तरह कोई गुमशुदा हुआ है। जिन भी घटनाओं के बारे में पता चला है वो गुंडागर्दी या धमकी से रिलेटेड है। लेकिन साहब मुझे लगता है कि सचिन, इंदु और माधव गुमशुदा नहीं है, बल्कि उनकी भी हत्या हुई है। और ये प्रभात जिस बिल में छुप के बैठा है ना, उसकी खबर सूरज पाटिल और दिगांत पाटिल को जरूर है। इनके कॉल रिकॉर्ड से करवाओ और पिछले 8 महीनों की इनकी सारी एक्टिविटीज चेक करो। हो सर। हाँ लोखंडे बोला। ठीक है, मला SMS कर। सर, इस प्रभात के माँ बाप के बारे में पता चला है। गोविंद की मौत के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गए थे। जी साहब, हम सच कह रहे हैं। गोविंद की हत्या के बाद तो हमने प्रभात को देखा भी नहीं, और अब तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों? उसके कारण तो हमारा सिर शर्म से झुक गया। हमने प्रभात को यह शिक्षा दी थी कि जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं देखना, पर उसके किस्से सुन सुन के तो हम अपने आप को कोसने लगे। हमने ये भी सुना कि गोविंद को मारने के बाद प्रभात कविता को लेकर। हमने प्रभात को ही नहीं देखा तो कविता के बारे में क्या बताएंगे आपको। मुझे लगता है ये लोग ढोंग कर रहे हैं। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट को देख के हो सकता है प्रभात ने इन्हें अलर्ट कर दिया हो, और ये प्रभात की पढ़ाई पट्टी बोल रहा हूँ। इनके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो और नजर रखो, प्रभात और कविता इनके टच में हो सकते हैं। तो चांसेस तो ये भी है कि कविता के पेरेंट्स भी प्रभात या कविता के टच में हो। बात करनी पड़ेगी उनसे। प्रभातला बघितलंय का? हाँ बघितलंय ना। आखिरी बार कब देखा? काफी टाइम हुआ देखे, लेकिन एक बात तो सच है साहब, इस कविता ने हमें शर्मिंदा कर दिया था। किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ भाग रही थी वो, लेकिन इस प्रभात ने हमारी लाज रख ली है। अपने साथ वो उसे लेके भागा है। लगता है प्रभात को प्रभात भाऊ बनाने में आप ही का हाथ है, क्योंकि वो आपकी बेटी से इश्क कर बैठा। हाँ, अब प्रभात हमारा हीरो है,
लेकिन हमने कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया साहब। तो किसने दिया? दिगंत पाटिल और उसके बेटे ने? नहीं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा? पता आपको सब है, लेकिन आपकी और आपकी जात वालों की बुद्धि पर भेदभाव का ही नहीं, षड्यंत्र का कोहरा रचा हुआ है। और जब ये कोहरा छटेगा ना, तो प्रभात के पीछे खड़े हुए सारे चेहरे साफ हो जाएंगे। प्रभात की जात वाले उसको अपनी ढाल समझते हैं, लेकिन वो खुद भी उसकी ढाल बने हुए हैं। अब ये प्रभात मोर्चा चलाने के लिए उसने लोग बाहर से तो इंपोर्ट किए नहीं होंगे। इसी गांव के लोग हैं जो मुंह पे गमछा और चश्मा लगा के दूसरी जाति वालों को डराते हैं। सर, मैं प्रभात के कॉलेज के दोस्तों का पता कर रहा था, तभी एक बात मेरे सामने आई कि गोविंद के साथ कोई माधव भी था जो इसी गांव का है और प्रभात के साथ पढ़ता था, लेकिन पिछले 8 महीने से उसने पढ़ाई छोड़ दी और अभी मुंबई में नौकरी करता है। पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी? सर, वजह का तो पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आ गई है कि उसकी आखिरी कॉल गांव की जयश्री गोडसे को की गई थी। माधव उसको अक्सर कॉल करता था सर। कौन है ये जयश्री गोडसे? सचिन और इंदू के पड़ोस में रहती है सर। जी साहब। जयश्री गोडसे यहीं रहती है? जी, वो मेरी पत्नी है, लेकिन आप यहाँ साहब? हमें उससे बातचीत करनी साहब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम उसे कोई तकलीफ नहीं देंगे, उससे कुछ पूछताछ करनी है। तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें बस ये जानना था कि सचिन और उसके परिवार के गायब होने से पहले माधव ने आपको फोन किया था। क्या बात हुई थी आपकी उससे? साहिब, इंदू मौसी ने माधव को मेरा नंबर दे रखा था। कभी कभी उनका फ़ोन नहीं लगता ना, तो माधव मुझे फ़ोन करके मैसेज भिजवाता था। उस रात क्या मैसेज दिया था उसने? वो साहिब, उसने बोला कि आई को बोलना कि मेरे को फ़ोन करे। तो ये मैसेज आपने उनको दिया? हाँ साहिब। मतलब तब तक प्रभात मोर्चा ने अटैक नहीं किया था? अच्छा ये बताइए, आप तो दूसरी जात वाली है ना, तो इस तरह रोज रोज उनके घर जाके मैसेज देने में आपको खराब नहीं लगा? साहिब, ऊपर वाले ने केवल 2 ही जात बनाई है, औरत और मर्द। मतलब आप जात पात में नहीं मानती? साहब, जात पात तो हमने नहीं, हमारे पूर्वजों की दी हुई परंपरा है। और साहब, हमें नहीं पता है कि उस रात सचिन और उसके घर वालों के साथ क्या हुआ। वैसे आपको इतनी चोट कैसे आई? साहब, वो मैं गिर गई थी। दवा क्यों नहीं लगाया? चलो आप, मैं लगा देता हूँ। सर, गोविंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर पे गहरी चोट का निशान है, हाथ और पांव भी काटे गए, शायद किसी कुल्हाड़ी से। इसका मतलब गोविंद के पिता तीर्थ के हाथ और पैर भी 6 महीने पहले किसी कुल्हाड़ी से काटे गए। सर, वो तीर्थ ही है जिसने इन प्रभात मोर्चा वालों को करीब से देखा है। अगर वो बयान देने के लिए मान जाए तो शायद हम उन तक पहुंच सकते हैं। मैं गोविंद के परिवार से बात करने की कोशिश करता हूँ। तुम ये पता लगाओ, गांव में किस किस के पास सफेद गमछा, चश्मा और कुल्हाड़ी है। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन जिसके पास है, उससे हमें प्रभात मोर्चा के बारे में कोई ना कोई क्लू डेफिनेटली मिलेगा। हो सर। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बाद आखिरकार गोविंद की लाश को उसकी हत्या के 8 महीने बाद चिता नसीब हुई। पुलिस एक तरफ प्रभात मोर्चा से जुड़े लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गोविंद के पिता से भी बयान लेने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप किस मुसीबत और दर्द से गुजरे हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने सफेद गमछा और चश्मा लगा के आपके हाथ पैर? साहब, आपने हमारे बेटे को चिता दिलाकर बहुत एहसान किए। अब हम आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हमारा सहारा नहीं रहा, लेकिन हम मरते दम तक एक दूसरे का सहारा बने रहना चाहते। आपसे कुछ बोला तो क्या पता एक दूसरे का मुंह भी देखने को तरस जाए। प्रभात भाव के रहते हुए हमारी जाति परंपरा से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभात भाव हमारे मसीहा ही नहीं बल्कि। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ होती है प्रभात मोर्चा की भर्ती।
और ये भर्ती तुम करते हो? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या मुफ्त में प्रवचन दे रहे थे? अरे साहब, ये हमारे गांव की चौपाल है, हम लोग तो यहाँ रोज ही आते हैं, और भाव ने यहाँ पर अपनी फोटो लगा दी तो हम उसको हटा थोड़े ना सकते हैं। प्रभात आता है यहाँ पे? हाँ साहब, कभी कभी। तुमने देखा है उसे? हाँ साहब, देखा है, लेकिन यहाँ नहीं। फिर कहाँ? साहब, गांव की सड़क के पास देखा है। नमस्कार भाव। आखिरी बार कब देखा था? साहब काफी दिन हो गए, और मैंने अकेले ही थोड़ी ना देखा है, पूरे गांव वालों ने देखा है साहब। तुम में से किस किसने देखा है उसे? अरे साहब, एक थोड़ी ना है, आप सबसे पूछ लो। प्रभात भाव हमारे लिए हीरो हैं, हम सभी के लिए मसीहा हैं। एक क्रिमिनल तुम लोगों के लिए हीरो है? मेरे लिए ही नहीं, सब बोलते हैं, क्योंकि भाव से सब डरते हैं साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है साहब। एक हट्टा कट्टा दूसरी जात वाला पहलवान आदमी हमारी जात वाले को पीट रहा था। मेरे सामने उल्टा बोल और भाव ने उसको ऐसा तोड़ा कि मैं देखता रह गया। साहब, उसी दिन मैं समझ गया कि प्रभात भाव हमारी जाति वालों के लिए एक दिन मिसाल बनेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि भाव जो है मर्डर भी कर देंगे। सर, और 2 कुराड़ी मिला है। चलो। सर, गांव में कुल 15 घर हैं, जहां पे एक गमछा, चश्मा और कुल्हाड़ी का कॉम्बिनेशन मिला है, जिनमें से दिगांत, सूरज, सचिन और कविता के पिता का घर भी शामिल है। दिगंत और सूरज पाटिल तो हमारे सस्पेक्ट्स हैं ही। कविता के बाप का भी गोविंद को मारने का मोटिव हो सकता है। अब बस देखना यह है कि सबूत किसके खिलाफ मिलता है। सर, एक और आदमी है जिसके पास ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला है, और वो प्रभात मोर्चा से भी जुड़ा हो सकता है। कौन? अरविंद गोडसे। सभी 15 कुल्हाड़ियों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। हो सर। सफेद कपड़े और काले चश्मे के बाद अब कुल्हाड़ी के जरिए प्रभात और प्रभात मोर्चा से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फोरेंसिक जांच ने इस केस को दिशा देने की बजाय कई और पेचीदा सवालों में उलझा दिया। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट में दिगंत, सूरज और कविता के पिता के घर से मिले कुल्हाड़ी पे नहीं, बल्कि सचिन के घर पे मिले कुल्हाड़ी के पीछे वाले हिस्से पे ब्लड के ट्रेसेस मिले, जो गोविंद के खून के साथ मैच करता है। साहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन ने प्रभात के साथ मिलकर गोविंद का खून किया हो? पॉसिबल है, क्योंकि सचिन पहले प्रभात के घर पे साफ सफाई का काम करता था। प्रभात ने शायद उससे पैसे देकर मर्डर करवाया, पर सचिन और उसकी फैमिली का गायब होना इस डील का हिस्सा हो। इसलिए जब हम सचिन के घर पे गए। लेकिन गोविंद की हत्या के 8 महीने बाद ऐसा क्या हुआ होगा कि सचिन ने? सर, हाईवे के पास खेत में बॉडी के कुछ कटे हुए हिस्से मिले। सर, बॉडी काफ़ी सड़ चुकी है, बदन के हर हिस्से को अलग अलग करके फेंका गया, पर सर के हिस्से को देख के लगता है कि ये बॉडी सचिन और इंदु की है, और ये खेत प्रभात का है। बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हो सर। सर, सचिन और इंदु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या गला घोट के की गई है। गला घोट के? लेकिन प्रभात मोर्चा वालों के हाथ में तो हमेशा कुल्हाड़ी रहती है, फिर हत्या गला घोट के क्यों की गई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन की हत्या उसी के जात वालों ने की हो, पर घर के बाहर लिख दिया प्रभात मोर्चा। सब कोई हमारी जाति वाला काका काकी को क्यों मारेगा? क्योंकि सचिन ने भी तो तुम्हारी जात वाले गोविंद को मारा था। क्या? सचिन की कुल्हाड़ी पे ब्लड ट्रेसेस मिले जो गोविंद के खून से मैच होते हैं। हमें विश्वास नहीं होता इस बात पे। तुम्हारी जाति वाला कोई ऐसा है जो सचिन का एहसास जान गया हो और जिसके चलते उसका सचिन से झगड़ा हुआ हो? माफ करें साहब, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हमारी जात वाला काका को मारेगा। अगर समझो काका को मार भी दिया तो काके को क्यों मारेगा? सचिन और इंदु की हत्या के तार अभी तक प्रभात मोर्चा से जोड़कर देखे तो जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रभात और प्रभात मोर्चा से जुड़े तार नहीं जोड़ पाई थी। माधव की लाश ना मिलने पर पुलिस इन हत्याओं में किसी दूसरे एंगल की संभावना को भी खंगालना चाहती थी, और माधव से जुड़े खुलासों ने इन संभावनाओं में भी संदेह की कई तस्वीरें खड़ी कर दी। सर, माधव के मुंबई वापस पहुंचने के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल नेटवर्किंग साइट के मैसेजेस को पढ़ने से पता चला है उसके और जयश्री गोडसे के बीच में एफआईआर चल रहा था। दोनों के मैसेजेस और मेल्स पढ़ के ऐसे लगता है कि गोविंद के मर्डर के पहले माधव खुद मुंबई नहीं गया, बल्कि उसे गांव से निकाला गया, और सचिन भी माधव और जयश्री के एफआईआर के खिलाफ था। मतलब बाप और बेटे के बीच जयश्री भी तकरार की एक वजह थी, और माधव के गांव आने का पर्पस जयश्री को भगा ले जाना था। वो साहब, मैं माधव के साथ भागना चाहती थी,
क्योंकि मैं माधव से प्यार करती थी। लेकिन तुम तो शादीशुदा हो। अरविंद ने कभी भी मेरे साथ बीवी जैसा बर्ताव नहीं किया। वो बात भी करता था तो मार के करता था। कितनी बार बोला? कितनी बार बोला? उसके अत्याचारों से मैं तंग आ गई थी साहब। लेकिन माधव ने मुझे सांत्वना ही नहीं बल्कि अरविंद को छोड़ने का साहस भी दिया। 9 महीने पहले अरविंद को मेरे और माधव के बारे में पता चल गया और उसने सूरज के साथ मिलकर माधव को बहुत पीटा और ये शर्त रखी कि माधव ये गांव छोड़कर चला जाए। सचिन काका ने माधव को मुंबई भेज दिया, लेकिन मैं और माधव मैसेज और फ़ोन पे बात करते रहे। और फिर उस रात जब माधव मुझे लेने वापस गांव लौटा तो हमें फिर से अलग कर दिया गया। मतलब उस रात अरविंद के कहने पर सूरज ने माधव की पिटाई। साहब अगर मेरी बीवी को कोई भगाने की कोशिश करेगा तो उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तो तू उसे जान से मार देगा? साहब मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तूने सिर्फ उसी को नहीं, सूरज के साथ मिलके उसके आई बाबा को भी मारा है। साहब मैं मानता हूँ कि माधव के साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने किसी को जान से नहीं मारा है। तुझे कैसे पता चला कि माधव गाँव वापस लौट रहा है? साहब वो सचिन दिगान काका के यहाँ बोलने आया था कि उसने माधव को गाँव वापस बुलाया, क्योंकि वो लोग कुछ दिन के लिए उसके साथ मुंबई जा रहे हैं। मैंने सचिन को अच्छी तरीके से बोला था कि गाँव वापस नहीं आएगा माधव, और जब मैं बस स्टॉप पे माधव को सीधा करने के लिए गया तो पता चला वो जयश्री को भगाने के लिए आया है। तो उस रात माधव के साथ उसके आई बाबा को भी अरविंद ने मार दिया? नहीं साहब, उस रात तो अरविंद मुझे यहाँ घर लेकर आया था और अगली सुबह तक साहब वो मेरे साथ जातियां करता रहा। उस रात अरविंद कैसे उनको मार सकता है? तूने नहीं तो सूरज ने उनको खत्म किया होगा। सूरज ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब मैं जयश्री को लेकर घर पे पहुंचा तब उसका फोन आया। उसने मुझे फोन पे बताया कि उसने माधव को बहुत पीटा है और वापसी की बस पे चढ़ा दिया है, और फिर सूरज वहां से अपनी आइटम के पास चला गया। ये सूरज शादीशुदा होने के बावजूद बाहर चक्कर चला रहा है? साहब वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है। क्या? हाँ शायद। ओ इंस्पेक्टर, अंदर कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब? बाबा मकान। अरे घबराओ मत कविता, सब सच बताओ, क्या हुआ था? साहब उस दिन प्लान के हिसाब से मैं रोड के किनारे गोविंद का इंतजार कर रही थी। क्या हेलो, कहाँ है तू? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा। गोविंद हेलो। ऐसा लगा जैसे गोविंद को किसी ने मारा और पीछे से प्रभात की आवाज आई। इससे पहले मैं गोविंद को दोबारा फोन करती, सूरज ने पहले बोला कि वो मेरे आई बाबा को लाएगा, फिर बाद में बोला कि प्रभात गोविंद को मार के भाग गया। तो तुमने मान लिया कि प्रभात ने गोविंद? नहीं साहब, प्रभात गोविंद को नहीं मार सकता। प्रभात ये जात पात में विश्वास नहीं रखता था, यहाँ तक कि हमारे भागने का इंतजाम भी प्रभात ने किया था। गोविंद को किसी और ने मारा साहब। प्रभात तो खुद उसे बचाना चाहता था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी फोन पे। हेलो गोविंद हेलो। तुम्हें क्या लगता है ये सब सूरज के इशारे पे हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभात गोविंद को नहीं मार सकता। कविता तुम पिछले 8-9 महीनों से वहां रह रही हो। दिगंत या सूरज पाटिल के बारे में कोई भी ऐसी बात जानती हो जो हमें गोविंद के मर्डर या प्रभात मोर्चा की असलियत तक जाने में मदद करे? साहब एक बात अजीब सी है, मैंने सूरज को कई बार एक सफेद गमछे और काले चश्मे में घर में आते जाते देखा था। एक मिनट ठाकुर सिंह, अंदर जाके देखो। नहीं, एक मिनट नहीं, ये वहां से लेके आओ। आप हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हो? प्रभात मोर्चा के करता धरता आ गए अपनी असली जगह पे। हम कोई प्रभात मोर्चा की करता धरता नहीं है। प्रभात मोर्चा प्रभात का है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे क्या लगता है रे? तेरे ऐसा बोलने से हम मान लेंगे कि प्रभात जिंदा है? प्रभात जिंदा ही नहीं, अमर है और हमेशा रहेगा। उसी ने गोविंद को मारा है।
कविता अपना बयान दे चुकी है कि तूने उसका अपहरण किया। अब छोटे साहब और बड़े साहब सब यही रहेंगे। कविता की तलाश और उसके साथ हुए अपराध के खुलासों ने इस केस को एक घुमावदार मोड़ दिया, लेकिन यह संदेह अब भी बना हुआ था कि क्या प्रभात मोर्चा का सिर्फ चेहरा था या प्रभात मोर्चा का कर्ता धर्ता भी। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस अब प्रभात की असली शख्सियत को समझना चाहती थी। सर, प्रभात के पिता के बाद से अब भी ऐसा लगता है कि उन्हें प्रभात के बारे में कुछ नहीं पता। और दूसरी ओर गोविंद के माँ बाप सूरज और दिगंत का नाम सुनते ही कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। लेकिन साहब वो बोले या ना बोले, प्रभात मोर्चा दिगंत और सूरज पाटिल ही चला रहे। लेकिन सर, सूरज और दिगंत ने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने प्रभात को देखा है। ये दावा तो अरविंद का है। साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अफवाह उड़ाने वाला और प्रभात मोर्चा चलाने वाला अरविंद है? प्रभात से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए अरविंद इस केस की एक अहम कड़ी था, क्योंकि जो राज अरविंद जानता था वो राज इस केस से जुड़ा दूसरा कोई शख्स नहीं जानता था। लेकिन वो राज थे क्या, ये जानने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी थी। बताता। मारना तो मैं माधव को चाहता था, लेकिन दिगांत काका के आगे मेरी एक भी नहीं चली। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने मुझे 2 टूक सुना दी। अरे पागल हो गया क्या? माधव को मारेगा तू? तेरी बदनामी होगी। तेरी बीवी के साथ चक्कर है उसका, सब लोग तेरे पे शक करेंगे। चल ले गाड़ी काट। मैं अंदर ही अंदर गुस्से में कुड़ रहा था कि मैं माधव का कुछ नहीं कर पाया। तभी मुझे पता चला गोविंद और कविता का भी लफड़ा चालू है और वो लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। मुझे लगा अगर ऐसा हुआ तो जयश्री और माधव के भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। तभी मैंने ठान लिया कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सचिन प्रभात को जानता था, तब मैं उससे मिला। देख, गोविंद और कविता अगर भागे तो जो तेरा तड़ी पार बेटा है ना, उस पे भी गाज गिरेगी। लेकिन अरविंद, मैं क्या करूं? मेरे को सारी की सारी खबर दे, प्रभात कविता और गोविंद को कब भगाने वाला है, समझा ना? और जब प्रभात गोविंद को कविता से मिलाने जा रहा था, तब मैं उन दोनों से मिला। तो क्या भाव, अपनी जात का होकर इसको अपनी जात वाले के साथ भगवाना चाह रहे हो? मैं किसी को बता ना दूं, इसलिए प्रभात मुझे समझाने के लिए साइड में लेकर गया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। ए भाव, अपुन है मोटी बुद्धि का, अपुन कुछ समझने वाला नहीं है। अपुन के रहते ऐसा नहीं होगा। हेलो, क्या हेलो? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा, कहाँ है तू? सीधे से बात कर। कैसे बात कर? मेरे को हाथ मत प्रभात की लाश को मैंने जमीन में दफना दिया, क्योंकि वो हमारी जात वाला था। लोगों को अगर उसकी लाश मिलती तो मुझ पे शक हो जाता, लेकिन अगले दिन सुनने को मिला प्रभात गोविंद को मारकर कविता को भगा कर ले गया। सच्चाई क्या थी ये मैं जानता था। मैंने उसका फायदा उठाया। लोगों की नज़रों में प्रभात को जिंदा रखने के लिए प्रभात को देखे जाने की झूठी खबर फैलाई और प्रभात मोर्चा का निर्माण किया, ताकि इसकी आड़ में माधव की जात वालों से बदला ले सकूं। और आखिरकार तूने माधव से बदला ले ही लिया, उसके आई बाबा को भी मार दिया। नहीं साहब, मैंने सिर्फ गोविंद और प्रभात को मारा। माधव और उसके आई बाबा को किसने मारा मैं नहीं जानता हूँ। मैं खुद हैरान था कि सचिन के घर पे प्रभात मोर्चा किसने लिखा। सर, ना तो हमें माधव की बॉडी मिली है, ना ही जयश्री के कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर जो हमें माधव का कोई भी क्लू दे। हम जयश्री के फोन को टैप कर रहे हैं, माधव उसके कांटेक्ट में नहीं है। और सूरज ही वो इंसान है जिसने आखिरी बार माधव को देखा था, और उसने हमसे कहा कि उसने माधव को पीट के बस में चढ़ा दिया था। कौन सी बस में चढ़ाया था माधव को? वो बुल्ढाना की साहब। इसे पहचानते हो? ये तो वही है जिसने मुझसे छुट्टा मांगा था। मैंने बोला मेरे पास छुट्टा नहीं है, तो मुझसे झगड़ने लगा साहब। इसके साथ 2 लड़के और थे, अगले स्टॉप पे उतर गए। ये दोनों थे? नहीं साहब, ये दोनों नहीं थे। ये दोनों? नहीं, ये भी नहीं थे। फिर कौन हो सकते हैं वो दोनों? बता दो। तुम्हारा घुसना नहीं इस गांव में। सचिन काका बड़ा शान आदमी था साहब। हमारे दादा की पूरी जमीन अकेला हड़पना चाहता था साहब, जिसमें हमारी स्वर्गीय पिताजी का भी हिस्सा था।
वो लोग जमीन बेच के अपनी बीवी बच्चे के साथ मुंबई भाग जाने वाले थे साहब, ये हमें पता चल गया। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ हम बस स्टॉप पे गए थे उस दिन, और जैसे ही बस चालू हो गई हम चढ़ गए उसमें। साहब हम माधव को बोले कि उसे डिस्पेंसरी ले जा रहे हैं और खेत में ले जाके मार दिया साहब। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं साले? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? ए किशोर, पागल हो गया क्या? कुत्ते को मार रहा है। पागल तो तू बना रहा है बुड्ढे। हमारी हिस्से की जमीन बेचेगा तू? हाँ, तेरे बेटे को तो हमने मार दिया, अब तुम दोनों को मार के सारी जमीन हमारी। दिलीप पकड़ इनको, पकड़ साले। अब क्या करना है? देख यहाँ सामने प्रभात की खेती है। हाँ, ये सब टुकड़े लेके वहां जाके फेंकते। गाँव वालों को लगेगा कि प्रभात नहीं मारा इनको। चल फेंक देते। चल। काका काकी की लाश को प्रभात की खेती में फेंकने के बाद हम फिर घर आए साहब, और वहाँ दीवार पे प्रभात मोर्चा लिख दिया ताकि शक हम पे ना जाए साहब। दिलीप और किशोर भी प्रभात मोर्चे का नाम इस्तेमाल करके अपने अपराध से बचना चाहते थे, लेकिन उनकी होशियारी खुद उन पर ही भारी पड़ गई। प्रभात का नाम इस्तेमाल करके जिन अपराधों को आधार दिया गया था, वो सवाल खड़ा करते हैं कि हमारा समाज आज भी जात पात और न जाने कितने तरह के भेदभावों में बटा हुआ है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से की जानी चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझना अनैतिक ही नहीं, अमानवीय भी है। सर यहाँ पे आइए। सुनीता, मैं अपने ससुराल से आज सुबह ही यहाँ पहुंची। किसी काम से आना पड़ा या? 1 महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने बच्चों के साथ मुझे मायके भेज। आ जाओ आ जाओ। आ अभी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। मामी नमस्ते। मंगल सामान लो। लो ना सामान। आओ दीदी आओ, बहुत थक गए होंगे ना। बाजू वाली खोली खाली करवाई है, थोड़ा गंदा है, अपने हिसाब से साफ करवा लेना। चलो चलकर दिखा देती हूँ, सामान वहीं रख दो। हम लोग सामान रख कर खाना खाकर जो जल्दी सो गए, और उसके बाद कपड़े उतार। नहीं। चुपचाप कपड़े उतार। नहीं नहीं। वरना तेरी खोली जला देंगे, तेरे बच्चों को भी उसी खोली में बंद कर देंगे, समझी? उतार। जाओ रे, जलाओ उसकी खोली। ये सब क्यों हुआ जानती हो? नहीं पता सब मुझे। उनमें से किसी को पहचान सकती हो? नहीं, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन शायद आवाज मैं जानती हूँ। आवाज सुनिए, इसी गांव से है। क्या नाम है?
लेके आओ। अरे साहब चलो, साहब मुझे क्या ले जा रहे हो? चलो गाड़ी में। साहब मैंने किया क्या, मुझे लेके जाओ। चल साहब, क्या हुआ साहब? छोड़ो साहब, मैंने किया क्या साहब? चलो चल चलो बताइए ना। क्या ये क्या कर रहे हो साहब आप? साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया? तो कल रात 9 और 11 के बीच कहाँ थे तुम दोनों? साहब बढ़िया के घर पर थे, सुनील भी वही था। हाँ साहब, हम लोग रोज जमा होते वहां पर, दारू शारू पीते, गप्पे शप्पे मारते, हम सब कल वहीं थे। हाँ साहब, आप चाहो तो उनसे जाके पूछ सकते हो। तो इतने लोगों में से धरा ने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? हमें नहीं पता साहब। मेरी तो धरा से कभी बात भी नहीं हुई जब से उसकी शादी हुई। पता नहीं अचानक वापस आकर वो ये सब क्यों कर रही है साहब। और हम लोगों को इससे क्या लेना था साहब? और हमने ना बात करने की कोशिश की ना मिले उससे। पता नहीं धरा मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब। गांव वालों के अनुसार लोगों को परेशान करने के लिए धरा ने खुद ये नाटक रचा था। लेकिन क्या वाकई कोई औरत इस हद तक जा सकती है? और धरा ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? खुद धरा के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए पुलिस को भी इस कहानी की सच्चाई पर संदेह होने लगा और उन्होंने इस केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। साहब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और अगर मुझे झूठ ही बोलना था और नाटक ही करना था तो ये सब मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी साहब? उसमें नया है क्या? ज्योति क्या बक रही हो? साहब छोटा मोटा झूठ तो सभी बोलते हैं, ये भी बोलती है, लेकिन मेरी बहन इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। आखिर घर की इज्जत, खुद की इज्जत। अभी हाँ साहब, अभी मेरा बेटा वो था कल रात मेरे से, उसे सब पता है, वो बताएगा। वो आप पूछिए अभी से। हाँ अभी बुलाइए उसे। साहब वो तो पट्टी लगवाने गया है मेरे छोटे भाई के साथ सरकारी अस्पताल। हमारा नाम अभी है ना? बताओ मुझे कल रात क्या हुआ था? अभी तुझे जो जो याद है बेटा सब बता दे इंस्पेक्टर साहब को। कल रात जब हम लोग सो रहे थे तो कुछ लोग अंदर आए और माँ को खींचने लगे। और कुछ देखा तुमने? जब उन लोगों ने मुझे मारा तो मैं बेहोश हो गया था। झूठ झूठ बोल रहे हैं अभी, मैं भी थी वहां, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चिंकी चुप रहो। अरे लेकिन वो भी तो बोल रही है ना, मेरा मतलब है कि हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए। ज्योति शांत रहो। अरे वो भी तो थी ना वहां पर। चिंकी झूठ क्यों बोल रही है? चुप रहो सब लोग, मुझे चिंकी से बात करनी है अकेले में। माँ झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोल रही है वो? क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई कहानी बनाकर रोती है, चीखती है, इसलिए तो दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया, और मुझे और अभी को भी। दादी ने क्यों निकाला? मतलब ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि चिंकी को भड़काया गया था मेरे खिलाफ, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। किसने भड़काया उसे? मेरे ससुराल वाले, खास करके मेरे पति के गुजर जाने के बाद से उन लोगों ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, फिर हमें यहाँ आना पड़ा। चिंकी को अपना स्कूल, अपने दोस्त छोड़ने पड़े, और इन सब का दोषी वो मुझे मानती है। आपको घर से निकाला क्यों गया था? क्योंकि मेरी अपनी एक सोच थी, और उनके हिसाब से एक बहू को वो करना चाहिए जैसा वो कहती, चाहे उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसे सब सह लेना चाहिए। ऐसा क्या बुरा हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सब माँ को झूठी बोल रहे थे और गाँव वाले भी उसे बच्चन बोल रहे थे। क्या बोल रही है? कुछ पता है आपको? चिंकी बेटा तुम 2 मिनट के लिए अंदर जाओ, बताइए क्या हुआ था? साहब 3 साल पहले धरा ने इल्जाम लगाया था, वो भी अपने ही देवर पर, बलात्कार की कोशिश का, पर कुछ भी साबित नहीं हुआ था साहब, इसीलिए सबको लगा कि वो झूठ बोल रही थी। साहब पता कीजिए धरा के साथ ये सब किसने की, धरा को न्याय दिलाइए साहब। पटेल, घर से बाहर ले जाने के बाद धरा के साथ क्या हुआ था ये उसके बेटे को तो पता ही नहीं। इसका मतलब उसकी गवाही तो कोई मायने रखती नहीं, और उसकी बेटी तो कुछ नई कहानी कह रही है। सर उस जगह से जो खून के धब्बे मिले उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया टेस्टिंग के लिए,
अगर वो खून धरा का ही है तो इतना तो साबित हो जाएगा कि वो वहाँ थी। यहाँ के और उसके ससुराल के गांव में जाकर सबसे पूछताछ करो। बखेड़ा खड़ा करना धरा की तो पुरानी आदत है। उसके ससुराल में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की बड़ी आदत है, और खास तौर पे मर्दों का। चैन नहीं आता उसके बिना उसे। सर इसमें धरा की क्या गलती है? बचपन में फिर जब हम साथ में बड़े हुए, सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर वही दिखती थी सर, और फिर उसी की वजह से सबका ध्यान उसी पर जाता था, और उसी की वजह से कोई ना कोई बवाल मच जाती थी। उसमें सर धारा की कोई गलती नहीं है सर। साहब मैं इस गांव में तो नई आई हूँ, धारा का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। हाँ पर जैसे वो वापस आने वाली है सुने तो लोगों में बहुत बातें होने लगी। कैसी बात है? शायद उसके आने से लोग नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? वो तो नहीं पता। मेरे को अच्छे से पता था साहब, ये औरत जिधर भी जाएगी वहाँ मुसीबत पैदा करेगी। अरे साहब मुंह काला कर रहे हैं तो खुद करे ना, हम शरीफ लोगों को क्यों फंसा रही है? इतना गुस्सा क्यों? तुम पे जबरदस्ती करने का इल्जाम लगा इसलिए? साहब जबरदस्ती का गलत इल्जाम लगा इसलिए। अच्छा तुम्हारे भाई से शादी के इतने साल बाद उसने तुम पे ये इल्जाम लगाया क्यों? साहब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी औरतों का मन ना बहुत जल्दी भर जाता है। भाई साहब से भी भर गया होगा, इसलिए मुझ पर डोल डालने लगी। बेटा जो कुछ भी हुआ उन सबको पीछे छोड़कर हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। तो कल से तुम दोनों स्कूल जाओगे, और स्कूल से आने के बाद खेतों में मेरी मदद करोगे। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? तुम ठीक होने दोगी? चिंकी मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब ठीक करने की। और पुलिस वालों को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोला? माँ मुझे आपसे नफरत है, नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप सब कुछ बिगाड़ देती हो। मैं मामी के पास जा रही हूँ और मैं वहीं रहूंगी। और गाँव वालों ने जो भी आपके बारे में बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। तुम हो ही बदचलन। चिंकी नहीं रहना है मुझे अभी। चिंकी चिंकी मेरी बात सुन। चिंकी सुन ना बेटा, सुन तो मेरी बात तो सुन। नहीं माँ मुझे नहीं सुनना है। चिंकी चिंकी रुक ना, सुन ना। साहब मेरी बेटी चिंकी कहीं नहीं मिल रही है साहब। हर जगह ढूंढ मारा साहब। मुझे लग रहा है साहब कहीं उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ। जरा शांत हो जाओ, ठीक से बताओ क्या हुआ है। मेरी बेटी अपनी मामी के यहाँ सोने गई, उसके बाद अजीत और सुनील वहाँ। चिंकी सुन ना बेटा, सुन तो मेरी बात तो सुन। नहीं माँ मुझे नहीं सुनना है। चिंकी रुक जा, सुन ना। धरा तुम दोनों यहाँ देखो, मैं कह रही हूँ मैं चिल्ला दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो धरा? देखो तारा, ये केस वापस ले लो। तुम्हारे एक कदम से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरे गांव में बदनामी हो गई हमारी। सोचो धरा, जो तुम्हारे साथ हुआ अगर वो तुम्हारी बेटी के साथ हो तो। नहीं मतलब अगर तुम्हारी बेटी को भी बिना कपड़ों के सारे गांव में घुमाया जाए, बुरा लगेगा। केस वापस ले लो धरा। आखिर तुम्हारे परिवार का ध्यान तुम्हें ही तो रखना है ना? धमकी किसको देता है? हाँ? अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया ना, उसके बाद सुबह मैंने अभी से कहा कि वो चिंकी को लेकर स्कूल चले जाए, लेकिन अभी ने भी हर जगह ढूंढ लिया, वो उसे चिंकी कहीं नहीं मिली। मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए। क्या? पर चिंकी तो यहाँ आई ही नहीं। पर साहब हम जल्दी सो जाते हैं, क्या पता हमारे सोने के बाद आई हो। जिन कपड़ों के बारे में धरा ने बोला था यही मिले। ये कपड़े चिंकी लेके निकली थी। इसका मतलब लड़की यहाँ आई थी। लेकिन क्या? तुम दोनों बाहर सोते हो, लड़की कब आई कब चली गई तुम दोनों को पता ही नहीं चला? पता नहीं बेचारी बच्ची कहाँ गई होगी, किस हालत में होगी अभी। उन दोनों को अंदर लो, अजीत और सुनील। जी सर। नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? हम उसके पास क्यों जाएंगे? और वैसे भी उसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है, हम तो उससे दूर ही रहते हैं। झूठ मत बोलना,
वरना ना सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। सब गए थे। साहब साहब आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आप लोग उसे क्यों धमकाएंगे? देख, हम जानते हैं कि तू आ गया। सुनील सब सच बोल चुका है, अब तू भी बोल दे कि क्यों गया था। देखो साहब, मेरे पास या फिर सुनील के पास धरा को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं, लेकिन हाँ साहब, उसके घर वालों की बात शायद कुछ और रही। साहब आपको जो भी पूछना है ना, उसके घर वालों से जाकर पूछो। चिंकी सर, यहाँ छान मारा कहीं नहीं मिली हो। लगता है गांव के बाहर ले गए उसे, या खुद भाग गई होगी। ठीक है, लेकिन आप ठीक से सर्च करो। चिंकी चांद, यहाँ आओ। कोई आवाज नहीं करेगा। हवलदार, मटके निकालो। चिंकी बेटा बताओ, किसने किया तुम्हारे साथ? तुम जानती हो उसे? चिंकी बेटा बोल, बता दे इंस्पेक्टर अंकल को। इंस्पेक्टर साहब, मत छोड़ना उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। बेटा किसने किया? बोल। तुमने किया है। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ये। वो तो मेरे साथ थी, वो ऐसा कैसे करेगी? नहीं, माँ मेरे साथ थी। वो मुझे मारना चाहती थी। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। माँ भी चलो यहाँ से। साहब तो बच्ची है, कुछ भी बोल रही है साहब। हाँ साहब, क्योंकि उस टाइम माँ मेरे साथ थी। अगर वो झूठ बोल रही है तो भी सवाल यही उठता है, ये जो कुछ भी हुआ है वो बच्ची ने खुद ने किया है या किसी और ने? गुस्से में ये कुछ भी करती है। गुस्सा चाहे जितना भी हो, लेकिन इतना सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकती। जरूर उसकी किसी ने मदद की है। खैर जो भी है, बचेगा नहीं। साहब आप हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। सच क्या है वो जल्दी पता चल जाएगा। चलो पाटिल। हो गया, कर दिया ना बवाल। अरे कम से कम हमें बख्श दो और शांति से जीने दो हमें। सर आपको यकीन है बच्ची झूठ बोल रही है? साहब मैं ये केस वापस ले रही हूँ। साहब इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए वो सब और 100 बार झेल सकती। भले आज चिंकी मुझसे नफरत करती, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कुछ नहीं होने दूंगी। साहब केस बंद कर दीजिए। देखो जल्दबाजी मत करो, चाहिए तो सोचने के लिए एक दिन और ले लो। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है तो हम केस बंद कर देंगे, ठीक है? जी सर। और इस तरह अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आखिर धरा ने हार मानकर इस केस को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को धरा की बात पर पूरा यकीन था कि वाकई में उसे वस्त्रहीन कर सारी राह चला गया था और पुलिस गुनहगारों को बेनकाब करना चाहती थी। ये देखो घुटने के निशान है, हाथों के कोई निशान नहीं। इसका मतलब उसे घसीट कर लाया गया है। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि धरा सही बोल रही है। सर अगर वो सच बोल रही है तो उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली। उसने हिम्मत करके रिपोर्ट तो लिखवाई है, अब ये गांव वाले उसका जीना हराम कर। पर इसके लिए केस का जारी रहना जरूरी था और अब पुलिस उम्मीद कर रही थी कि धरा इस केस को रद्द करने के अपने फैसले को किसी तरह बदल दे। अभी न जाओ छोड़ के। सुनना,
जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ यार, यही माँ के साथ। अभी बेटा माँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम्हें कुछ याद है किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? नहीं पता मुझे। अभी अपने दिमाग पर जोर लगाओ। इंस्पेक्टर साहब, इसके सर पर गहरी चोट लगी है, आप बाद में पूछताछ कीजिएगा। ठीक, हम बाद में मिलेंगे, तब तक तुम ठीक हो जाओ। देखिए, हमें पूरा यकीन कि अभी के साथ जिस किसी ने भी ये किया है, अभी जानता है उसे। और अगर वो चुप रहा, तुमने अपना केस वापस ले लिया, तो अपराधी से अपराध करने का लाइसेंस मानकर मनमानी करते रहे। माफ कीजिएगा साहब, ये तो चलता रहेगा साहब। इससे अच्छा है कि हम ही शांत हो जाएं, भूल जाएं। हो सकता है वो लोग भी शांत होकर बैठ जाएं। अपराधी सही गलत नहीं सोचेंगे, दबने वालों को दबाते रहेंगे। तुम्हारे साथ जो ये न्यूड परेड करवाई गई, तुम्हें बिना कपड़ों के घुमाकर तुम्हें जलील किया गया, क्या कसूर था तुम्हारा? हाँ, मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। आप उन्हें पकड़िए, सजा दीजिए। और साहब, एक और आदमी था उन लोगों के साथ, मुझे पूरा विश्वास है। जिस दिन हम चिंकी को ढूंढ रहे थे, मैं ढूंढूंगी चिंकी, मैं ढूंढूंगी। धारा, तू ठीक तो है ना? चिंकी मिली क्या? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। बहुत फिक्र है रे मुझे तेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? निकलो ऐसे, निकलो अभी के अभी। कहाँ जाऊं मैं? हाँ, मेरी जिंदगी, मेरी शादी बस एक दिखावा है। सच्चा प्यार तो मैं बस तुमसे करता हूं ना। क्यों नहीं की मुझसे शादी? अगर मुझसे शादी कर लेती तो ये सब नहीं होता ना जो अभी हुआ है। हम दोनों चैन की जिंदगी जीते। तुम भी थे ना उस रात, जिस रात मेरे साथ? पागल हो गई है तू? हाँ, गांव वाले सही कहते हैं, पागल झूठी कहीं की। तब मुझे समझ में आया कि वो भी उन्हीं लोगों में थे। कौन? क्या नाम है उसका? प्रमोद देशमुख। सर, जैसे हमें लगा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इनमें से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा। एक बार इनकी मोबाइल लोकेशन का पता चल जाए, सब साफ हो जाएगा, क्या सच है और कौन झूठ बोल रहा है। तब तक इस अजीत, सुनील, प्रमोद और परिवार के लोगों पर नजर रखो। जी सर। हाँ पवार, क्या? धरा कहाँ है? कुछ पूछा है तुमसे? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल रात से वो घर नहीं आई। हाँ बात सही है, लेकिन हमको नहीं। अभी कहाँ है तुम्हारी माँ? वो भाग गई होगी सर, सब लोग उसे तकलीफ दे रहे थे, चली गई होगी वो। आखिरी बार कहाँ देखा था उसे? कल सुबह। तेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और तेरे बेटे को इतना बुरी तरीके से मारा, अकल नहीं है तुझे? अब सुन, केस वापस ले ले और मामले को यहीं पे खत्म कर। हो गया ना? क्या होगा उससे? हाँ, मेरे बच्चों को अकेला छोड़ देंगे? भैया, मैं जिस दिन पहुंची हूँ उसी दिन ये सब। आप ही बताइए ना कि क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का। और मैं खुद नहीं आना चाहती थी, मेरे बच्चों को छत मिल जाए इसलिए आई हूँ। हाँ तो दिया ना सहारा, अपने खर्चे होने के बावजूद भी तुझे और तेरे बच्चों को सहारा दिया ना। मुझे नहीं पता था भैया कि आपका सहारा एक एहसान है, एक भीख है। नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना और अपने बच्चों का देख लूंगी। चलो अभी चिंकी। माँ हमें खोली में ले गई थी और चिंकी को यहीं रहना था। मुझे दर्द हो रहा था, मैं दवा लेके सो गया। माँ ने कहा कि वो कुछ काम करने खेत में जा रही है। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। अरे चिंकी! पर आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया क्यों भाग गई? आप दोनों को बड़ी फिक्र थी ना उसकी।
पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखवाई उसके गायब होने की? साहब हम क्यों रिपोर्ट लिखवाएंगे? उसने हमें कम तकलीफें दी हैं क्या? जैसा भाई होने से तो ना होना बेहतर है। तकलीफ हो रही थी तुझे, भूल गया उसके साथ क्या हुआ था? सारे गांव में शर्मिंदा किया गया उसे, इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई उसकी, और तकलीफ हो रही है तुझे? एक बात कान खोल के सुन लो, दुआ करो कि वो मिल जाए। अगर नहीं मिली ना तो तुम सबको बहुत तकलीफ होगी। गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे नहीं लगता कि धरा जैसी बहादुर औरत अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह से चली जाएगी। इस न्यूड परेड केस के सारे सस्पेक्ट से फिर से पूछताछ करो, एक भी बचना नहीं चाहिए। हो सर। रातों रात ये मामला और उलझ गया। जो मामला धरा के साथ हुई नेकेड परेड से शुरू हुआ, वो अब चिंकी के झूठे अपहरण और अभी पर हुए हमले के बाद खुद धरा की गुमशुदगी में तब्दील हो चुका था, और पुलिस ने फिर से एक एक संदिग्ध से सख्त पूछताछ की। धरा कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, और वैसे भी उसे मैं क्यों गायब करवाऊंगा? मामला ठंडा पड़ गया था, और उसे गायब करवा के मैं आग में क्यों घी डालूंगा? बताइए साहब, किस बात का बदला निकाल रहे हैं आप? हम पहले ही बहुत ज्यादा भुगत चुके हैं। ये उसकी कोई नई चाल होगी ताकि खुद तो भाग जाए और जाते जाते हमारा जीना हराम कर दे। मैं उसे बहुत प्यार करता था सर, फिक्र थी मुझे उसकी। मैं तो उसे सुख देना चाहता था, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा सर? एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि गांव में जितने लोग प्राइवेट गाड़ी का बिजनेस करते हैं सभी से पूछताछ की, किसी ने धरा को नहीं देखा। सर उसके फोटो को सर्कुलेट करवा दिया। हो ना हो, इन सस्पेक्ट्स का धरा की गुमशुदगी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर अजीत और सुनील के बाद धरा से न्यूड परेड करवाने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन उसके बाद जब धरा ने उन्हीं पे उंगली उठाई, सबसे बड़ा मोटिव उन्हीं के पास था। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि जब अभी पे हमला हुआ था प्रमोद शहर में ही नहीं था, तो हो सकता है कि ये हमला उसने नहीं किया। और ये धरा का छोटा भाई मंगल, गुस्सा बहुत आता है उसे। हो सकता है गुस्से की वजह से उसने अपनी बहन को गायब करवा दिया हो। सर बात वहीं आगे रुक, इसके बाद धरा से न्यूड परेड करवाने का कोई मोटिव नहीं। धरा की बड़ी भाभी ज्योति, वो काफी नाखुश लग रही थी धरा के आने से। ये धरा की सास और देवर के मामले में कोई प्रोग्रेस? सर वहाँ भी पूछताछ, कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक। उनके यहाँ से धरा के घर में या गांव में किसी को भी कोई फोन नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्वॉल्व है। पाटिल, ये सारा मामला न्यूड परेड पर ही आकर अटकता है। जब तक ये पहेली नहीं सुलझेगी, मामला अटका रहेगा। सर ये रिकॉर्ड्स, सर कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन धरा पे न्यूड परेड हुआ था प्रमोद वही मौजूद था। मगर अभी पर हमले के दौरान नहीं। और ये देखो, अजीत और सुनील न्यूड परेड के दौरान भी मौजूद थे और अभी पर हमले के दौरान भी। लेके आओ सालों। मुझे क्यों मार रहे हो साहब? जब से धरा हम पे केस किया मैं तो उससे दूर ही रहा साहब। फिर से वही कहानी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं जब धरा की न्यूड परेड हुई तो उस वक्त वहीं पर था, और उस वक्त भी वहीं पर था जब अभी पर हमला हुआ। सच बोलेगा या खाल उधेड़ूं तेरी? बोल। हाँ सर, हाँ मैं गया था वहां पे जहां पे धरा को जबरदस्ती बिना कपड़ों के, लेकिन मैं नहीं जानता था वहां क्या होने वाला था। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि गांव की शांति के लिए किसी को सबक सिखा, किसी को डराना है ताकि वो गांव छोड़ के चला जाए। लेकिन जब वहां जाके देखा तो वो धरा थी सर। और तू कहता है कि तुझे धरा से बहुत प्यार है। ये कैसा प्यार है तेरा? हाँ, इतने सारे गैर मर्द उसके साथ खेल रहे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे, और तू देखता रह गया? सर वहां पे सब लोग पागल हो गए थे, जानवरों की तरह। अगर मैं वहां आवाज उठाता तो शायद वो लोग मुझे मार ही देते। उस रात की बाद मैं एक पल भी नहीं सो पाया हूं सर। बहुत ही पछतावा हो रहा था मुझे। मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, उसे सहारा देना चाहता था, लेकिन सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने आप लोगों को मेरे बारे में क्या बताया। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना तेरी, तू वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहा। अब ये बता, ये जो न्यूड परेड थी इसका प्लान किसका? बोल दे रखा है, क्या किया उसके साथ? अरे बोला ना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तेरे सारे दोस्तों ने कबूल किया है जो जो धरा के साथ जबरदस्ती करने में शामिल थे, उन सब ने तेरा ही नाम लिया है। बोल, ये घटिया प्लान तेरा ही था ना? ऊपर से धरा को गायब करवा दिया तूने। नहीं सर, मैंने धरा को गायब नहीं करवाया सर, ना ही उसको बिना कपड़ों के घुमाने का प्लान मेरा था साहब। मैंने तो उसकी सिर्फ तैयारी की थी, और वो भी गांव की भलाई के लिए। साले, एक औरत को नंगा चलवा कर बेआबरू करने में गांव की भलाई थी? हाँ साहब,
पहले से ही मुसीबत की पुड़िया थी, और फिर मुझे पता लगा कि धरा अपने ससुराल में एक बड़ा कांड कर गांव वापस आ रही, और वो फिर से यहाँ पर भी कोई नया बखेड़ा शुरू करेगी। बस इसलिए साहब गांव वालों को उससे बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर भेजना जरूरी था। अब मैंने जो किया वो किया साहब, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, ना मुझे ये पता है कि धरा अब कहाँ है, और ना ही उसको बिना कपड़ों के घुमाने का प्लान मेरा था। तो फिर किसने बनाया घटिया प्लान? चिंकी, तुमने किडनैप होने का नाटक अपनी माँ को फंसाने के लिए किया था ना? किसने कहा था ये करने को? देखो, अगर तुम बता दोगी तो हमें उन्हें ढूंढने में मदद होगी। सच बताओ। भूषण मामा और मंगल मामा ने। मामा जी। अरे चिंकी बेटा, इधर आ, इधर। इतनी रात में यहाँ कैसे? मामा मैं आपके साथ ही रहूंगी, नहीं रहना मुझे उस औरत के साथ, बहुत नफरत है मुझे उनसे। कहीं भाग क्यों नहीं जाती वो? बहुत परेशान करती है ना तेरी माँ तुझे? हाँ। बेटा तू चाहती है ना कि तेरी माँ तुझे परेशान ना करे? हाँ। तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही कर। अरे भैया ये लोग केवल डरा रहे हैं, झूठ कबूल करवाना चाहते हैं हम लोगों से मार मार के। सर, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। धरा इतने सालों के बाद वापस आना चाहती थी। भैया मैं वापस आ रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। और वापस? इतने सालों के बाद? धरा, इतने सालों के बाद घर में थोड़ी मुश्किल तो होगी ना? नहीं भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो जो 2 एकड़ जमीन है मेरी, मैं उस पे काम करके कमा लूंगी भैया। ठीक है, ठीक है। धरा एक काम करो, तुम आ जाओ, फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? क्या भैया, क्यों बुलाया उसको? तो क्या करता? कानून के मुताबिक 2 एकड़ जमीन उसकी है, समझ गए? कौन सा हमें उसे जमीन देनी है? कुछ ऐसा करना है कि वो गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाए, समझ गए? वो 2 एकड़ जमीन जिस पे कानूनन उसका भी हक था, उस जमीन के टुकड़े के लिए तुमने अपनी ही बहन को पूरे गांव के सामने नंगा किया और उसी हालत में चलवाया। लेकिन तुमने धरा की हिम्मत को कम आंकने की गलती की। वो भागी नहीं, डरी नहीं, उसने अन्याय का सामना किया और डटी नहीं। इसीलिए तुमने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। अरे तुमने तो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा, जिनकी को भी तुमने अपने प्लान का मोहरा बना लिया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब तुम हार गए तो उसे अगवा करवा लिया। नहीं सर, ये सच नहीं है। हाँ साहब, हम लोग खुद हैरान थे जब वो वापस नहीं लौटी। सर, अब इतना सच बता दिए, ये झूठ क्यों बोलेंगे सर? अरे जल्दी जल्दी चलो, सूरज सर पर आ गया है। लेकिन मालकिन साहब। अरे मालूम है, पर उनके आने तक रुक तो नहीं सकते ना। मैं हूं ना, तुम लोग काम शुरू कर। और सुनो, ठीक से काम करना, फिर से देखने आऊंगी मैं। अब चलो फावड़ा को तार निकालो। ताला? चाबी तो सिर्फ धरा के पास है, जाने कब आएगी और कब। एक काम करो, ताला तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। यस सर। सर, धरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत दम घुटने से हुई, गेहूं की बोरी से दम घुटा गया और इसके साथ रेप भी हुआ है बुरी तरह। डीएनए रिपोर्ट में 2 से 3 सीमन सैंपल मिले। 2-3 मतलब गैंगरेप? जी सर। सर, डीएनए रिपोर्ट नो मैच। क्या? ये कैसे? इसका मतलब चाबी किसी के पास तो है। कोई बाहर का आदमी नहीं। ऐसा करो पाटिल, पंचायत ऑफिस में जाओ और हर फैमिली में कितने मेल सदस्य हैं उन सब की एक लिस्ट बनाओ। संजू, ये तुम्हारे मोबाइल से मिला है, कहां से आया तुम्हारे पास? रिपोर्ट्स, डीएनए रिपोर्ट्स है। तुम तीनों के सैंपल्स मैच करते हैं। बलात्कार किया था ना धरा का? बताओ, सच सच बताओ, वरना हड्डी पसली एक करने में देर नहीं लगेगी। उस रात को जब धरा को सबके सामने बिना कपड़ों के चिल्लाया था, तब से हम लोग पागल हो गए थे सब।
बलात्कार करने के बाद उसकी जान ले ली। नहीं सर, हमने उसको मारा नहीं। हाँ सर, संजू ने बोला कि वैसे भी लोग उसे पागल बोलते हैं। और अगर बात बिगड़ जाती तो हम लोग बोल देते कि उसने उकसाया था हम तीनों को। इसलिए सर हमने उसे मारने के बारे में नहीं सोचा, उसे वहीं छोड़ के चले गए। उन तीनों लड़कों ने अपने स्टेटमेंट में एक ही बात कही है कि उन्होंने धरा को वहीं पे छोड़ दिया था। किसी ने गोडाउन लॉक करने की बात तो की ही नहीं। और जब ज्योति वहां पर मजदूरों को लेकर पहुंची, गोडाउन लॉक था और उसे ताला तोड़वाना पड़ा। एग्जैक्टली। इसका मतलब चाबी किसी के पास तो है जिसने गोडाउन को लॉक किया है। सर ये दोनों तो बिल्कुल कन्फेस नहीं करते। एक गुंजाइश है पाटिल, उन तीनों लड़कों को फिर से बुला, बात करनी। हो सर। तुमने ट्यूशन से लौटते वक्त धरा का बलात्कार किया, तकरीबन 4-5 बजे। हाँ सर। और मौत हुई 8-9 बजे के आसपास। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुमने किसी को बताया? कुछ पूछा है तुमसे? बताया था किसी को? संजू, रघु और बंटू, उसके अलावा सिर्फ एक तुम ही हो जिसको यह पता था कि तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ और वो कहां थी। अब बोल, तुमने ही मारा है ना तुम्हारी मां को? हाँ भी नहीं। देख, संजू सब कुछ बता चुका है। वो मिले थे ना तुमसे? बोल। इधर आ, तुझे एक मस्त वीडियो दिखा दिया। ये वीडियो दिखा, वीडियो दिखा। हाँ हाँ देखना। देख देख देख। अरे देखना कैसा लगा बताना। मस्त है ना? तेरी माँ का मिले ना तो मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। मैं माँ को मारना नहीं चाहता था, यही अच्छा होगा माँ के लिए, इसीलिए मार दिया। मैंने बोला था ना, बोला था मैंने। तू क्यों गई पुलिस के पास? मत कर कंप्लेंट। अभी मुझे अभी पुलिस स्टेशन ले चल। तू समझती क्यों नहीं है? तू फिर कंप्लेंट करेगी, लोग फिर से तुझे पागल कहेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी अभी। अब फिर नहीं माँ, अब फिर नहीं। अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा माँ, कोई तुझे तंग नहीं करेगा। अम्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुश है, जहां भी है खुश है। सब यहाँ पर उसको तकलीफ देते थे, कोई खुशी से नहीं जीने देता था। पापा के घर में जब चाचा के ऊपर कंप्लेंट की तो सबने उन्हें झूठी बोला, गाली दी सबने उन्हें। झूठी नहीं थी वो, मैंने देखा था उन्हें। चाचू हर वक्त देखते रहते थे उन्हें चुप चुप के। फिर हम यहाँ पे आ गए। मुझे लगा यहाँ आकर सब ठीक हो गया, लेकिन सब लोग यहाँ पर भी उनको गालियां देने लगे। फिर उन लड़कों ने अजीब दो मुआ समाज है हमारा, जो एक तरफ तो हक की लड़ाई का प्रचार करता है और दूसरी तरफ एक स्त्री का अपने हक के लिए आवाज उठाना बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारा समाज कायरता भरा वार करता है स्त्री के सबसे अहम तत्व पर, उसकी गरिमा पर, उसकी आबरू पर, उसके चरित्र पर। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि धरा ने अपना हक मांगा। पर इतनी कोशिशों के बाद भी धरा के गुनहगारों को सुख नसीब नहीं हुआ। उसके देवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन सभी को कानून ने उनके किए की सजा दी। मरकर भी धरा की जीत हुई, लेकिन बदकिस्मती से जीत का यह रास्ता धरा को उसके अंत तक ले गया। धरा और उसके जैसी अनेक महिलाओं की लड़ाई एक क्रांति है और इस क्रांति की लौ को जलाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।